हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग ग्रुप 13 के बारे में। और लास्ट लेक्चर में जो है बोरोन ट्राईहेलाइड्स का लेविस एसिड नेचर जो है उसको हम लोग समझे थे काफ़ी डिटेल में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वह। अब आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग डील करने वाले हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है यह डायगोनल रिलेशनशिप? हम लोग जान रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वे अलग अलग ग्रुप्स में हैं, अलग अलग पीरियड्स में हैं। मतलब ग्रुप वाइज और पीरियड्स वाइज जो है अरेंजमेंट है उन सारे एलिमेंट्स का। तो जैसे मान लें हम कि यहाँ ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, यहाँ ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, बीच में और भी हैं, यहाँ ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, यहाँ ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ जैसे है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, ऐसे करके यहाँ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ऐसा। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ऐसा। हम लोग जान रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप और पीरियड्स वाइज अरेंज हैं तो इन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वह बेसिकली डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज पर जो बेसिक से प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसका रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी है तो वह डिपेंड करेगा एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रॉन उसका आयोनाइजेशन एनर्जी पे, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, इन सारे फैक्ट पे जो है डिपेंड करता है। तो इसमें है क्या कि अलग अलग ग्रुप में यदि एलिमेंट्स हैं, अलग अलग पीरियड में यदि एलिमेंट्स हैं तो चांसेस है कि उनका प्रॉपर्टीज भी जो है अलग ही होगा। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी अलग है, ग्रुप 2 वाले का अलग है। नॉट इन ऑल रेस्पेक्ट बट सम रेस्पेक्ट। सारे तरीके से प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 2 के लिए अलग है और 1 के लिए अलग है, ऐसा। तो यह प्रॉपर्टी इसलिए अलग है क्योंकि इसके एलिमेंट का साइज अलग है, इस ग्रुप के एलिमेंट का साइज अलग है, और साइज अलग है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, एटॉमिक वॉल्यूम अलग है, ये सारे फैक्ट अलग अलग चीज़ हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का वेरिएशन हमने क्या देखा है कि यदि अलोंग द पीरियड जाएं लेफ्ट टू राइट तो जो साइज है वह डिक्रीज करता है, लेकिन वही यदि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तो जो साइज है वह इंक्रीज करता है। ये हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है, जबकि टॉप टू बॉटम आने से साइज बढ़ता है, ऐसे। मैंने ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में गए तो साइज घट जाएगा, लेकिन वही ग्रुप 1 में सेकेंड पीरियड से थर्ड में आए, थर्ड से फोर्थ में गए तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा जब हम लोग ऐसे पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज ना जा करके ऐसे जाएं तो क्या होगा? ठीक है, हम ऐसे गए तो साइज घटा, ऐसे गए तो साइज बढ़ा, लेकिन यदि तिरछा जा रहे हैं तो तिरछा जाने का मतलब हुआ कि आप एलोंग दी पीरियड भी जा रहे हो, एलोंग दी ग्रुप भी जा रहे हो। देखो दोनों तरफ बढ़ रहे हो। डायगोनली जाने का मतलब हुआ कि आप दोनों तरफ बढ़ रहे हो, पीरियड में भी जा रहे हो नीचे ऐसे और ग्रुप में भी आगे बढ़ रहे हो। लेकिन वही यदि आप हॉरिजेंटली गए लेफ़्ट टू राइट तो लेफ़्ट टू राइट जाने का मतलब कि आप केवल ग्रुप में आगे बढ़ रहे हो, पीरियड से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहे हो मतलब पीरियड में आप बढ़ रहे हो, ग्रुप से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे तिरछा जा रहे हो डायगोनली, इसका मतलब कि आप ग्रुप में भी आगे बढ़ रहे हो और आप पीरियड वाइज भी आगे बढ़ रहे हो, दोनों तरीके से आगे बढ़ रहे हो। और जब दोनों तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि एक बात बोल रहा है कि फिर यदि आप ग्रुप के अलोंग जा रहे हो, ग्रुप 1 से 2 से 3 ऐसे करके, तो उस हिसाब से साइज घटना चाहिए। लेकिन पीरियड वाला बात बोल रहा है कि यदि आप पीरियड बढ़ा रहे हो 2 से 3 4 ऐसे, तो साइज फिर बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? यदि हम लोग ग्रुप में आगे बढ़ते हैं
सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप, तो ग्रुप से आगे बढ़ना मतलब लेफ्ट टू राइट जाना, तो वो बोल रहा है कि क्या होगा, उसमें साइज घटेगा। लेकिन फिर नीचे जाने पर बोल रहा है कि नहीं साइज बढ़ना चाहिए। तो यदि तिरछा जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं ना, एक बोल रहा है घटेगा, दूसरा बोल रहा है बढ़ेगा। तो घटेगा और बढ़ेगा जब एक साथ आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा मतलब यदि हम लोग डायगोनली जाएं इस तरह से पीरियोडिक टेबल में, तो बहुत चांसेस है कि डायगोनली जो एलिमेंट्स आएंगे उन सारे एलिमेंट्स का जो साइज है वह ऑलमोस्ट सेम होगा। एकदम सेम नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सेम होगा, सिमिलर साइज होगा ऐसा। और यदि साइज सिमिलर है तो बताए कि फिर उनके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ भी क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने वाले हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड दैट इज ग्रुप वाइज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, while on moving down a group that is period wise the atomic size increases. But when we move diagonally we face both along the period as well as along the group. So these two opposing factors, one which said that size increases, other said that size decreases, cancel out, and the overall there is no effect of increasing or decreasing the size. It means the elements which are situated diagonally in the periodic table has almost similar size and hence almost similar properties whether physical or chemical. एक बात बोलता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटना है, फिर बोल रहा है ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ना है। तो भाई तिरछा जाएंगे तो तिरछा जाएंगे तो वही ना बताया कि दोनों हो रहा है, आप लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो और टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो। लेफ्ट टू राइट वाला बात बोल रहा है कि साइज घटेगा, टॉप टू बॉटम वाला बढ़ेगा। तो तिरछा जाने से ना बढ़ेगा ना घटेगा, सिमिलर साइज होगा। सिमिलर साइज होने से प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, और प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ वैसे एलिमेंट्स जो डायगोनली सिचुएटेड हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो ही जाए, लेकिन हाँ सेम हो सकता है, कुछ कुछ पेयर का सेम होता है। तो इसी रिलेशनशिप को मतलब जिसमें डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल इसी को बोलते हैं ना ऐसे। तो उस हिसाब से हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, बेरिलियम के साथ। मैग्नीशियम शो करता है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। उसी प्रकार से बोरोन यहाँ डायगोनल रिलेशनशिप शो करे किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो चूंकि अभी हम लोग ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 13 में बोरोन एलिमेंट है जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। अब सब में वैसा नहीं होगा, ये नहीं कि सर एल्यूमिनियम शो करेगा जर्मेनियम के साथ, गैलियम शो करेगा टिन के साथ, ऐसा सब में जरूरी नहीं होता है, कुछ कुछ सिलेक्टेड पेयर्स हैं। तो बोरोन और सिलिकॉन जो कि पीरियोडिक टेबल में डायगोनली सिचुएटेड हैं, देखो ये है ग्रुप 13 का, ये है 14 का, ये है पीरियड नंबर 2 का, ये है पीरियड नंबर 3 का। तो सिलिकॉन का पीरियड ज़्यादा है, ग्रुप भी ज़्यादा है। ग्रुप ज़्यादा होने के चलते जो है इसका साइज कम होना चाहिए, और पीरियड ज़्यादा होने के चलते साइज ज़्यादा होना चाहिए। तो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। और जब बोरोन सिलिकॉन ऑलमोस्ट सेम साइज के हो जाएंगे तो बाकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, एक ही जैसा होगा। तो इतना बात ध्यान में रख लेंगे हम लोग कि पीरियोडिक टेबल में वैसे एलिमेंट्स जो सिचुएटेड हैं ग्रुप वाइज बोल रहे हैं डायगोनली जो सिचुएटेड हैं उनका मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेम हो सकता है, और इसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है वह किसके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, तो बोरोन और सिलिकॉन का डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन, क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है दोनों को देखते हैं हम लोग। तो डायगोनल रिलेशनशिप में समझ गए ना कि डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब प्रॉपर्टीज सेम में क्या क्या सेम हो सकता है, चलो हम लोग देखते हैं। पहला बात,
बोल रहा है कि बोरोन और सिलिकॉन दोनों जनरली नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि सिलिकॉन को हम लोग सेमी मेटल बोलते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं, मतलब या मेटल नॉन मेटल दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के नॉन मेटल्स के फेवर में है, इसलिए बोरोन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स हैं। अब यदि नॉन मेटल्स हैं तो हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह हाई होता है। तो दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है और लगभग सेम है। बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वही सिलिकॉन के आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितने का? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल का। ऐसा तो बोरोन और सिलिकॉन सबसे पहले नॉन मेटेलिक नेचर के हुए। सिलिकॉन में थोड़ा अपवाद है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई अभी तक तो पढ़े थे कि सेमी मेटल है, मेटेलॉइड है, तो होता है ना धातु अधातु उपधातु, तो यह उपधातु की कैटेगरी में अभी तक पढ़े थे। तो उपधातु मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों, धातु अधातु दोनों। तो उसमें से भी जो ज़्यादा इसका प्रॉपर्टी मैच करता है वह अधातु से मैच करता है। जनरली यह कोवलेंट कंपाउंड बनाता है अधातुओं के जैसा, हमने नॉन मेटल्स के जैसा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई है नॉन मेटल के जैसा। तो मैक्सिमम नॉन मेटल से प्रॉपर्टी मैच करता है, इसलिए हम लोग नॉन मेटल ही बोल करके चलेंगे अभी। तो बोरोन और सिलिकॉन दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग क्या है, सेम है। मतलब जितना मुश्किल बोरोन का इलेक्ट्रॉन निकालना है उतना ही मुश्किल सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी यही ना होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगे, तो दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, मतलब दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालने में एक ही जैसा परेशानी होने वाला है। और वही बात अभी जो समझाएं हम कि उस हिसाब से जो है दोनों को कभी कदार मेटेलॉइड्स भी कंसिडर किया जाता है, दोनों को, बोरोन को भी और सिलिकॉन को भी। नॉन मेटल्स भी हैं मेटेलॉइड्स, तो मेटेलॉइड्स का मतलब भी हो गया दोनों, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन उसमें भी किससे ज़्यादा मैच कर रहा है? सब नॉन मेटल से मैच कर रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करें तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है। सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है ना। अभी तो पता है कि जो डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं होता है, सिमिलर होता है। तो वही देखो प्रॉपर्टी जिनका सेम नहीं है लेकिन हाँ एक जैसा लगभग है, सिमिलर है। वही डेंसिटी की बात कर लें हम लोग तो बोरोन का डेंसिटी होता है 3.30 ग्राम पर ml और वहीं सिलिकॉन का डेंसिटी है 3.52 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम लोग देख ही रहे हैं, पॉइंट के बाद का केवल अंतर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम, डेंसिटी लगभग सेम, आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम, तो लगभग सेम ही आएगा ना क्योंकि डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट है। तो वही हम लोग को देखना है कि प्रॉपर्टीज सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। उसके बाद कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन आर कोवलेंट। बोरोन और सिलिकॉन के मैक्सिमम कंपाउंड जो है वे कोवलेंट नेचर के होते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग हेलाइड ही पढ़े हैं, जैसे BCl3 SiCl4, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड हैं, PCl3 और ऐसा। कोवलेंट कंपाउंड में जो उसका कोवलेंट नेचर है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, BCl3 और SiCl4 का ये में, लेकिन होंगे कोवलेंट नेचर के ही। और उसका सिंपल सा रीज़न बताया गया था। एक तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट देखोगे तो दोनों को नॉन मेटल कंसीडर कर रहे हैं, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कोवलेंट होता है। या दूसरा चार्ज के आधार पे देखोगे तो बोरोन पे 3+, सिलिकॉन पे 4+। और हम लोग पढ़ें कि यदि किसी एटम पे इतना ज़्यादा चार्ज हो तो एक तो उसका साइज काफ़ी स्मॉल होगा हाई चार्ज की वजह से, और हाई चार्ज और स्मॉल साइज के जो कैटायन होते हैं उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू फाजाओ रूल पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो BCl3 और SiCl4 दोनों जो है हाईली कोवलेंट नेचर के कंपाउंड्स होंगे।
उसके बाद बोल रहा है कि बोरोन और सिलिकॉन दोनों जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, मतलब एयर से रिएक्शन करते हैं और कंबाइन करके स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों बोरोन भी और सिलिकॉन भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तो उसमें से बोल रहा है कि बोरोन यदि एयर से कंबाइन करता है हीट करने पे तो B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, वही सिलिकॉन यदि एयर से कंबाइन करता है तो यह SiO2 बनाता है। एंड बोथ दीज आर स्टेबल ऑक्साइड्स, ये दोनों स्टेबल ऑक्साइड्स हैं। अब बोल रहा है कि ये जो दोनों के दोनों ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के भी हैं, एसिडिक नेचर के ऑक्साइड हैं। एसिडिक नेचर क्या है, इसका मतलब बेस से रिएक्शन करेंगे अल्कली से, और अल्कली से रिएक्शन करके जो है बोरेट और सिलिकेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यह जो है B2O3 एसिडिक नेचर का बताया जा रहा है, इसका रिएक्शन अल्कली से करवाओ बेस से, तो एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो एसिड बेस का रिएक्शन जैसा कुछ होगा सॉल्ट वाटर, तो NaPO2 + H2O सोडियम मेटाबोरेट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी प्रकार से सिलिकॉन का भी रिएक्शन होगा, SiO2 का रिएक्शन जब आप करवाओगे 2NaOH से तो यहाँ भी ऐसा ही बनता है Na2SiO3 + H2O, दिस इज सोडियम सिलिकेट। तो एक तो दोनों एयर के साथ बर्न करके ऑक्साइड बनाए स्टेबल ऑक्साइड, दोनों के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के हैं, इसीलिए बेस मतलब अल्कली के साथ रिएक्शन करके जो है बोरोन के लिए बोरेट का फॉर्मेशन हुआ और सिलिकॉन के लिए सिलिकेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे चीज़ बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज जो है इनका लगभग क्या है, सेम ही है, एक जैसे प्रॉपर्टीज है। एक जैसे प्रॉपर्टीज होने का रीज़न समझ गए हम लोग कि एलिमेंट्स डायगोनली सिचुएटेड हैं, इनका साइज लगभग एक जैसा है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक जैसा है, तो प्रॉपर्टी भी लगभग एक जैसे ही होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन combine with metals to form borides and silicides। चूँकि दोनों को नॉन मेटल कंसीडर किए हो तो मेटल से तो रिएक्शन होगा ही, जैसे बोरोन का रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करवाओगे तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम बोराइड का, दिस इज मैग्नीशियम बोराइड। और वही यदि आप सिलिकॉन का रिएक्शन करवाओगे मैग्नीशियम से तो बनेगा मैग्नीशियम सिलिसाइड ऐसा। तो इसमें से क्या सिचुएशन है कि यहाँ बोरो Mg पे 2+ होता है, B पे 3-, Mg पे 2+, Si पे 4-। तो इस चार्ज को जो है बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला अलग आ रहा है, Mg2Si और यहाँ Mg3B2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना चार्ज का, ऐसा। तो दोनों नॉन मेटेलिक नेचर होने के चलते मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं, और यही रिएक्शन इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि ये जो हैं नॉन मेटेलिक नेचर के हैं। और इसके पहले जो ऑक्साइड्स पढ़े, ऑक्साइड नॉन मेटल का ही एसिडिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो चूंकि दोनों का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, मतलब ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और साथ ही साथ दोनों मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी हुआ कि ये नॉन मेटेलिक नेचर के हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द हेलाइड्स ऑफ both boron and silicon can be reduced to hydrides।
कि बोरोन और सिलिकॉन दोनों के हैलाइड को रिड्यूस किया जा सकता है उसके रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिड्यूस? रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, जैसे BCl3 LiAlH4 के साथ मिलकर के रिड्यूस हो जाएगा, LiCl बन जाएगा, 3AlCl3 बन जाएगा और डाइबोरेन B2S6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइबोरेन का। वही यदि SiCl4 है तो यह LiAlH4 से कंबाइन करेगा, LiCl बनाएगा, AlCl3 भी बनाएगा और यहाँ फॉर्मेशन होगा सिलेन का। तो दोनों बोरोन रिड्यूस करके अपना बोरेन बना रहा है, उसी प्रकार से सिलिकॉन हैलाइड रिड्यूस होकर के सिलेन बना रहा है। दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट सेम है, दोनों में साइड प्रोडक्ट सेम है, LiCl और AlCl3 देख ही रहे हो। तो प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहे हैं। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चूँकि ये दोनों एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स थे तो वाटर से कंबाइन करके फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिड बनाएंगे और वह एसिड जो है अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर का भी फॉर्मेशन करता है। कि जैसे बोरोन का बोरिक एसिड होता है ना H3BO3, ऐसा रिएक्शन BOH BOH BOH। उसी प्रकार से सिलिकॉन के लिए भी होगा SiOH OH OH OH। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोसिलिसिक एसिड और ये गया ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन होगा, इथेनॉल से करवा दो, एक मोल इधर भी ले लो C2H5OH। तो यहाँ से H2O बाहर, यहाँ से H2O बाहर, यहाँ से भी H2O बाहर, तो फाइनली फॉर्मेशन किसका होगा BOC2H5 OC2H5 OC2H5। दिस इज कॉल्ड ट्राइथाइल बोरेट, ट्राइथाइल बोरेट। उसी प्रकार से यहाँ 4 मोल लग जाएगा इथेनॉल का, C2H5 का होल 4 SiO4। दिस इज कॉल्ड टेट्राइथाइल सिलिकेट, टेट्राइथाइल सिलिकेट। रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, ऐसे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो बोरोन और सिलिकॉन दोनों एक प्रकार के एसिड बना रहे हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड और ऑर्थोसिलिसिक एसिड, और एक जैसे एसिड बना रहे हैं। तो इनका रिएक्शन जब हमने करवाया अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों रिएक्शन भी एक जैसे कर रहे हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है दोनों के लिए, और प्रोडक्ट भी जो है ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। इसके लिए यहाँ बोरेट, इसके लिए यहाँ सिलिकेटिव एस्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह मेन रिएक्शन है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे उस समय और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, हम लोग काफ़ी डिटेल में उस समय पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद सिलिकॉन हो या बोरोन हो, दोनों के हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। दोनों के हैलाइड का जो है हाइड्रोलाइसिस हो सकता है और हाइड्रोलाइसिस होकर के एसिड का फॉर्मेशन होगा। जैसे बोरोन का BCl3 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H3BO3 + 3HCl, SiCl4 4H2O, तो ये बनेगा H4SiO4 + 4HCl। अभी देखे थे ऑर्थोसिलिसिक एसिड और ये क्या था ऑर्थोबोरिक एसिड। दोनों कॉम्प्लेक्स हैलाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे BF3 का HF से रिएक्शन करवाओगे तो HBF4 बनता है। इसको हम लोग टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। उसी प्रकार से SiF2 भी कंबाइन कर सकता है, तो ये बनेगा H2SiF6। इसमें रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है कि सिलिकॉन के पास यहाँ होता है वैकेंट d ऑर्बिटल,
इसके पास है वैकेंट पी। तो होता क्या है कि अब फ्लोरीन अपना लोन पेयर पी में देते हैं, यहाँ भी ये लोन पेयर डी में दे देगा। तो ऐसा करने से जो है दोनों जा करके सिलिकॉन से जुड़ जाएगा और ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नाम इसका डायहाइड्रोजन या डायहाइड्रोजन है केवल हाइड्रोजन हेक्साफ्लोरो सिलिकेट ऑक्सीडेशन नंबर 4। ऐसा तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है सेम हो जा रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि बेस के साथ भी दोनों सेम ही रिएक्शन करते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करके जो है दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं, कार्बन के साथ कंबाइन करके जो है कार्बाइड बनाते हैं। और वे कार्बाइड काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है जो किसी दूसरे चीज़ को कट करने के पर्पज़ से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गए बोरोन और सिलिकॉन का, इसीलिए क्योंकि ये दोनों डायगोनली सिचुएटेड हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आता है इससे कि एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन विथ सिलिकॉन। तो ये सारे प्रॉपर्टीज लिखने होंगे, लॉग में आता है तो, नहीं तो बीच बीच से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव एनी वन एग्जाम्पल टू शो द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन विथ सिलिकॉन, ऐसे करके तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।